अगर मैं आपको कहूँ कि आप 15,000 लगा के 36,000 कमा सकते हो, वो भी सिर्फ 3 दिन में, तो क्या आपको मेरी बात पे विश्वास होगा? जी हाँ, सही सुना आपने। मैं कोई लॉटरी या गैम्बलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ आईपीओ के लिस्टिंग गेन वाली दुनिया की। 2023 में टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ आया था, जिसने 140% का लिस्टिंग गेन दिया था। इसका मतलब अगर आपने 15,000 लगाए होते तो 3 दिन में आपके वो 15,000 36,000 बन जाते। पर क्या ऐसा सब आईपीओ के साथ होता है? आईपीओ में लिस्टिंग गेन कैसा होता है? आईपीओ क्या होता है? अगर आपको नहीं पता तो जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आईपीओ के फुल फॉर्म के बारे में। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल मतलब पहली बार, पब्लिक मतलब आम जनता और ऑफरिंग मतलब देना। मतलब पहली बार कंपनी अपने शेयर्स लोगों को इश्यू करती है, उसे ही कहते हैं आईपीओ। एग्जाम्पल के लिए एक कंपनी है जिसके पास 10 फैक्ट्रीज है, उसे और नई 50 फैक्ट्री लगानी है, तो उसके लिए चाहिए उसे करोड़ों का पैसा। अब उसके पास एक ऑप्शन है कि वो बैंक से पैसे ले सकती है, पर बैंक का इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा होता है। दूसरा उसके पास ऑप्शन है कि वो प्राइवेट फंडिंग उठा सके, जैसे कि आप शार्क टैंक में देखते होंगे, लोग अपने स्टार्टअप का आइडिया देते हैं और इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट करते हैं। और अगर प्राइवेट फंडिंग के बाद भी कंपनी को और पैसों की जरूरत होती है, कंपनी इशू करती है आईपीओ और पब्लिक से पैसे उठाती है। एक बात याद रखना कि कोई भी प्राइवेट कंपनी कभी भी आईपीओ नहीं ला सकती। कंपनी को पब्लिक लिमिटेड बनना पड़ेगा अगर उसको आईपीओ इशू करना है तो। अब समझते हैं कि कंपनी आईपीओ क्यों इशू करती है। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहले तो है एक्सपांशन, जो कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि कंपनी के पास 10 फैक्ट्री है, उसे और नई 50 फैक्ट्री लगानी है, तो उस पैसों की जरूरत के लिए भी कंपनी आईपीओ इशू करती है। दूसरा है टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड। अगर कंपनी को कोई नई टेक्नोलॉजी लगानी है, उसके लिए भी कंपनी आईपीओ इशू करती है। तीसरा है लोन रीपेमेंट। कंपनी के पास बहुत सारा कर्जा हो गया है, उस कर्जा को चुकाने के लिए भी कंपनी आईपीओ लाती है। और चौथा है सेबी की रिक्वायरमेंट। सेबी की रिक्वायरमेंट है कि प्रमोटर अपनी कंपनी में 75% से ज्यादा स्टेक नहीं रख सकते, तो उसके भी कंपनी को आईपीओ लाना पड़ता है। अभी रिसेंट एग्जांपल हुआ था टाटा सन्स कंपनी के साथ। सेबी ने उनको क्लियर गाइडलाइन दे दी थी कि आपको 30 सितंबर से पहले आईपीओ लाना पड़ेगा, और टाटा सन्स कंपनी ने अपना एनबीएफसी का लाइसेंस ही सरेंडर कर दिया और सेबी को कह दिया कि हम आईपीओ नहीं लाएंगे। अब सेबी उसमें देख रही है और 2026 तक अपना डिसीजन ला देगी। और पांचवा रीजन जो कि आजकल बहुत चल रहा है, अर्ली इन्वेस्टर को एग्जिट देना। इसका मतलब आईपीओ आने से पहले जो भी इन्वेस्टर ने इसमें इन्वेस्ट किया था, जैसे कि एंजल इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटलिस्ट, वो सबको अपने शेयर्स बेचने हैं, इसीलिए भी आईपीओ लाया जाता है। इससे आगे चल के बात करते हैं डीआरएचपी और आरएचपी के बारे में। डीआरएचपी का मतलब होता है ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्ट। कंपनी को अगर आईपीओ लाना है तो कंपनी को डीआरएचपी फाइल करना पड़ता है सेबी को। इसके अंदर कंपनी की सारी डिटेल होती है, जैसे कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी के क्या फाइनेंशियल्स है, कंपनी की मैनेजमेंट की डिटेल्स, आईपीओ में पैसा कहाँ यूज करने वाले हैं, और कंपनी में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो उससे क्या क्या रिस्क है, ये सारी चीजें डीआरएचपी के अंदर होती है। सेबी उस डीआरएचपी को रिव्यू करती है और अप्रूवल देती है कंपनी को। अप्रूवल आने के बाद कंपनी इश्यू करती है आरएचपी यानी कि रेड हियरिंग प्रोस्पेक्ट। ये फाइनल डॉक्यूमेंट होता है। अगर सेबी ने कोई भी चेंजेस कहा हो तो उस चेंजेस के बाद का ये डॉक्यूमेंट है। अगर आपको आईपीओ में इन्वेस्ट करना है तो आप आरएचपी पढ़ने के बाद ही डिसाइड करना है। इससे आगे चल के बात करते हैं कि कंपनी अपने शेयर का प्राइस कैसे डिसाइड करती है। तो कंपनी को जब भी आईपीओ लाना होता है, वो मर्चेंट बैंकर के पास जाती है, अपनी कंपनी की बुक्स दिखाती है और उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि शेयर का प्राइस क्या होगा। और वो प्राइस डिसाइड करने के लिए दो मेथड है। सबसे पहले है फिक्स प्राइस इशू। इसका मतलब कंपनी एक प्राइस दे देगी, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज पर शेयर। अब इन्वेस्टर यही प्राइस पे बेट कर सकते हैं। पर आजकल ये मेथड ज्यादा अप्लाई नहीं की जाती, आजकल दूसरी मेथड अप्लाई की जाती है, जिसको कहते हैं बुक बिल्डिंग इशू। इसका मतलब कंपनी एक रेंज दे देती है, फॉर एग्जाम्पल 95 से 100। अब इन्वेस्टर इस रेंज में कोई भी प्राइस पे बेट कर सकते हैं। और आईपीओ का फाइनल लिस्टिंग प्राइस डिमांड के बेसिस पे डिसाइड होता है। जितने ज्यादा लोगों ने उसमें पैसा लगाया होगा, उतना ज्यादा उसका लिस्टिंग प्राइस डिसाइड होता है। और आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए अलग अलग कैटेगरीज भी होती है, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले है रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। इसका पार्टिसिपेशन सबसे ज्यादा होता है कोई भी आईपीओ में, और इसमें आप 2 लाख तक की एप्लीकेशन लगा सकते हो। अगर आपको 2 लाख से ज्यादा की एप्लीकेशन लगानी है तो आपको दूसरी कैटेगरी में अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि है नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इसको एचएनआई भी कहा जाता है, यानी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। इसमें आप 2 लाख से लेके 10 लाख तक की एप्लीकेशन लगा सकते हो। और तीसरी कैटेगरी है क्यूआईबी यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। इनको एंकर इन्वेस्टर्स भी कहा जाता है। इसके अंदर नॉर्मल पब्लिक अप्लाई नहीं कर सकती। इसमें अप्लाई करते हैं म्यूचुअल फंड हाउसेस, इंश्योरेंस कंपनी, प्राइवेट इक्विटी फर्म, बैंक्स। ये सब जो बड़े बड़े फंड हाउसेस है जिनके पास करोड़ों का पैसा है,
वो इस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। और इनको नॉर्मल पब्लिक की तरह शेयर्स नहीं मिलते, इनको एक दिन पहले ही शेयर्स मिल जाते हैं। ये 3 कैटेगरीज कोई भी आईपीओ में होती है, ये मैंडेटरी है। उसके बाद 2 ऑप्शनल कैटेगरी है, जिसमें से चौथी कैटेगरी है एम्प्लॉय की। मतलब कंपनी अगर चाहे तो एम्प्लॉय के लिए एक सेपरेट कैटेगरी बना सकती है, और इसका फायदा ये होगा कि जो एम्प्लॉयज उस कंपनी में काम कर रहे हैं उनको शेयर्स डिस्काउंट पे मिल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर नॉर्मल पब्लिक के लिए प्राइस है 100 रुपीज, तो कंपनी चाहे तो 90 या 80 रुपीज पे भी पर एम्प्लॉय को वो शेयर दे सकती है। इसका मतलब 10 या 20 रुपए पर शेयर पे डिस्काउंट। और पांचवी कैटेगरी है शेयर होल्डर कैटेगरी। ये सब कंपनियां नहीं ला सकती। जिस भी कंपनी की पेरेंट कंपनी ऑलरेडी स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है, वही कंपनी इस कैटेगरी में आईपीओ ला सकती है। फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली आईसीआईसी प्रूडेंशियल एएमसी का आईपीओ आया था, जिसके अंदर शेयर होल्डर कैटेगरी थी। इसका मतलब ये है कि आईसीआईसी बैंक का अगर आपने एक शेयर लिया होता तो आप इस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते थे। तो जिस भी आईपीओ में शेयर होल्डर कैटेगरी होती है उसमें आप 2 एप्लीकेशन भर सकते हो। सबसे पहला तो शेयर होल्डर कैटेगरी में, दूसरा या तो रिटेल में या तो फिर एचएनआई। और दोनों एप्लीकेशन बिल्कुल ही वैलिड रहेंगे, आपको दोनों एप्लीकेशन में से भी आईपीओ अलॉट हो सकता है। तो अब बात करते हैं आईपीओ के अप्लाई, अलॉटमेंट और लिस्टिंग के टाइमलाइन के बारे में। आईपीओ 3 दिन के लिए ओपन होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आईपीओ मंडे को ओपन हुआ, मंडे को गिनते हैं डे 1, और डे 3 गिनेंगे वेडनेसडे को जब आईपीओ क्लोज हो जाएगा। वेडनेसडे की शाम को 5 बजे तक आप आईपीओ में अप्लाई कर सकते हो। डे 4 जो कि होगा थर्सडे, इस दिन आईपीओ का अलॉटमेंट मिलता है। और डे 5 यानी कि फ्राइडे को अगर आप नसीबदार हुए तो आपको शेयर्स मिल जाएंगे डीमेट अकाउंट में, या फिर आपको रिफंड मिल जाएगा बैंक अकाउंट में। और डे 6 जो कि होगा नेक्स्ट मंडे, उस दिन आईपीओ की लिस्टिंग होगी। एक बात ध्यान रखना दोस्तों, जब भी आप आईपीओ में अप्लाई करते हो तब आपके पैसे बैंक अकाउंट में से ब्लॉक हो जाते हैं, वो डिडक्ट नहीं होंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर आपने 15,000 लगाए एक आईपीओ में, तो 15,000 आपके बैंक अकाउंट में ब्लॉक हो जाएंगे। इसका मतलब आप 15,000 यूज नहीं कर पाओगे, पर वो आपके बैंक अकाउंट में से डिडक्ट भी नहीं होगी जब तक आपका आईपीओ ना लगे। तो इसका एक बेनिफिट ये है कि आपके बैंक अकाउंट में जो इंटरेस्ट मिलता रहता है वो रेगुलरली चालू रहेगा आईपीओ में अप्लाई करने के बाद भी। अनटिल एंड अनलेस आपका आईपीओ नहीं लगता, आपके वो पैसे डिडक्ट नहीं होने वाले। और अभी मैं आपको एक इंटरेस्टिंग डेटा बताता हूँ, 2025 में अब तक कितने आईपीओ आए हैं और उनका क्या लिस्टिंग गेन रहा है। तो अब तक 2025 में मेन बोर्ड के 99 आईपीओ आ चुके हैं, जिसमें से अराउंड 68 आईपीओ ने लिस्टिंग गेन दिया है और 31 आईपीओ ने लिस्टिंग पे लॉस दिया है। और एवरेज लिस्टिंग गेन की बात करूँ तो वो है अराउंड 10%। और परसेंटेज में देखने जाए तो अराउंड 64 से 66% आईपीओ ने लिस्टिंग गेन दिया है, और 34 से 36% आईपीओ ने लॉस में दिया है। तो इसलिए अगर आपको आईपीओ में अप्लाई करना है तो कंपनी का आरएचपी पढ़ो, उसके बाद ही डिसाइड करो। फोमो में आके बिल्कुल भी अप्लाई मत करना, वरना लेने के देने भी पड़ सकते। एक इंपॉर्टेंट बात है कि आईपीओ के अंदर 2 टाइप्स आते हैं, मेन बोर्ड आईपीओ और एसएमई आईपीओ। दोनों के रिस्क, रिटर्न प्रोफाइल, इन्वेस्टमेंट अमाउंट, रूल्स सब कुछ अलग अलग है। अगर आपको आईपीओ में अप्लाई करना है तो ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन से टाइप के आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। तो चिंता मत करो, अगले वीडियो में मैं वही बात करने वाला हूँ, मेन बोर्ड वर्सेस एसएमई आईपीओ के बारे में फुल डिटेल रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना ताकि अगला वीडियो आपसे मिस ना हो। और आईपीओ में अप्लाई करने के लिए डीमेट अकाउंट चाहिए। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो फ्री डीमेट अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाके अकाउंट खुलवा सकते हो। और म्यूचुअल फंड या इंश्योरेंस के रिगार्डिंग कोई भी फ्री या पर्सनलाइज्ड एडवाइस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में फॉर्म है, उसको फिल कर दो, मैं आपको पर्सनली कनेक्ट करूंगा। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।